हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो आज हमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में जानना है, क्या होता है। और पीछे हम लोग प्रकाश की तरंग प्रकृति पढ़ रहे थे, और उस तरंग प्रकृति के आधार पर हम लोगों ने व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाओं का अध्ययन किया गया। अब यहाँ आज हमें तरंग प्रकृति से हटकर एक नई घटना के बारे में जानना है, जो कि प्रकाश के द्वैती प्रकृति को सिद्ध करता है। और इस आधार पर हमें विकिरणों की द्वैत प्रकृति के बारे में जानकारी हुई थी। इस घटना के आधार पर जैसा कि हमें मालूम है कि जो हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो उस तरंग सिद्धांत के आधार पर व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की घटनाओं को की पुष्टि की जा सकी। परंतु इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव की पुष्टि उस तरंग सिद्धांत से नहीं हो सकी। तो बाद में इसको क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लिया गया, और उसी के आधार पर यह माना गया कि प्रकाश में तरंग प्रकृति के साथ साथ कण प्रकृति भी होती है। और उस कण प्रकृति के आधार पर ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव, इन दोनों प्रभावों को प्रदर्शित किया गया। और उससे यह पुष्टि हुई कि प्रकाश में या विकिरण में द्वैती प्रकृति होती है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं समझाया जा सका था, और इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव को कणिका सिद्धांत का सहारा लिया गया, और क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, जो कि प्लांक ने दिया था, उसी आधार पर इसको समझाया जा सका था। और तभी से द्वैती प्रकृति का प्रदुम्न हुआ, मतलब उत्पन्न हुआ कि हाँ, प्रकाश में दोनों प्रकृति होती है। प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है और तरंगों के रूप में भी चलता है। दोनों ही अलग अलग सिद्धांतों के द्वारा, दोनों की पुष्टि अलग अलग घटनाओं के द्वारा की गई है। तो इस आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि विकिरणों में द्वैत प्रकृति होती है। अब आइए देखते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना क्या होती है। तो इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए, परंतु सर्वप्रथम इसके खोज का श्रेय हर्ट्ज को दिया जाता है। हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक है। सर्वप्रथम अगर कहा जाए कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, तो वो हर्ट्ज को श्रेय मिला है। क्या बताया था हर्ट्ज ने? तो हर्ट्ज ने एक विद्युत विसर्जन नलिका ली थी, और उस विद्युत विसर्जन नलिका में दो धातु की प्लेटें भीतर लगी हुई थी, और उन धातु की प्लेटों को किसी तार द्वारा कनेक्ट करके एक परिपथ अगर बना लिया जाए, और उस परिपथ में एक विद्युत सेल या बैटरी लगा के और धारा प्रवाह किया जाए, तो यह देखा जाता है कि परिपथ में साधारण परिस्थितियों में धारा प्रवाह नहीं होता है। परंतु जब उस जो निर्वात विसर्जन नलिका थी, उसमें ऋण प्लेट जो थी, उस ऋण प्लेट पर जब पराबैंगनी किरणें डालते थे, प्रकाश की पराबैंगनी किरणें डालते थे, तो आसानी से विद्युत प्रवाह होने लगता था। उस परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने लगता था, सुगमता से होने लगता था। तो इस प्रकार हर्ट्ज ने यह बताया था कि पराबैंगनी प्रकाश के प्रभाव से विद्युत विसर्जन आसानी से होने लगता है प्लेटों के बीच में। और यह उन्होंने 1887 में अपने प्रयोग द्वारा यह दर्शाया था, और इसके बारे में बताया था कि हाँ, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना होती है। प्रकाश के प्रभाव से विद्युत विसर्जन निर्वात नलिका में होने लगता है। उसके एक वर्ष बाद ही हालवेस ने हर्ट्ज द्वारा बताए गए प्रयोग की पुष्टि की थी। तो हालवेस ने भी एक निर्वात नलिका लिया, उसमें जस्ते की दो प्लेटें लगाई, और दो प्लेटों को बाहर तार द्वारा एक परिपथ बनाकर तैयार किया गया, और उस परिपथ में स्रोत द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित किया, और पुनः वही चीज देखा जो हर्ट्ज ने बताया था। वही चीज पुष्टि किया इन्होंने कि सीधे अगर स्रोत द्वारा धारा प्रवाह किया जाए तो परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती, परंतु जब पराबैंगनी किरणों को ऋण प्लेटों पर डाला जाता था, तो आसानी से उस वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाह होने लगता था। तो इस आधार पर हालवेस ने हर्ट्ज के प्रयोग की पुष्टि की, और यह बताया कि हाँ, जो घटना हो रही है, यानी प्रकाश के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, जिससे कि परिपथ पूरा होता है, आसानी से धारा प्रवाह होने लगता है। तो इस बात को हालवेस
पूर्णतः स्पष्ट नहीं बता सके थे, क्योंकि जब ऋण प्लेट पर प्रकाश डालते थे तो धारा प्रवाह होता था, और वही पराबैंगनी प्रकाश जब धन प्लेटों पर डालते थे तब धारा प्रवाह नहीं होता था परिपथ में। तो इसकी व्याख्या हालवैस नहीं कर सके। तब आगे 1898 में जे टॉमसन ने इस पर अपना प्रयोग शुरू किया, और जे टॉमसन ने यह बात बताया था कि पराबैंगनी प्रकाश के गिरने से उस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इसीलिए वह इलेक्ट्रॉन ऋण प्लेट से निकलकर धन प्लेट पर जाता है और विद्युत विसर्जन होने लगता है। लेकिन इसकी व्याख्या टॉमसन भी नहीं कर पाए कि आखिर धन प्लेट भी धातु की प्लेट है, उस पर पराबैंगनी प्रकाश डालने से क्यों विद्युत प्रवाह नहीं होता। तब आगे सन 1900 में लेनार्ड ने इसकी व्याख्या की। तो लेनार्ड ने इसकी व्याख्या प्रस्तुत किया। ऋण प्लेट पर जब प्रकाश गिरता है, पराबैंगनी प्रकाश को जब ऋण प्लेट पर डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, और इलेक्ट्रॉन पर भी ऋणावेश होता है। इस कारण से धन प्लेट द्वारा वह ऋणावेश आकर्षित कर लिया जाता है, और धन प्लेट द्वारा आकर्षित होने के कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरे प्लेट की ओर जाने लगता है और धारा प्रवाह होता है। और इसका भी कारण लेनार्ड ने बताया कि आखिर धन प्लेट पर प्रकाश डालने से क्यों विद्युत प्रवाह नहीं होता। तो उसका रीजन इन्होंने ये बताया कि धन प्लेट पर भी प्रकाश तो डालते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, सारी प्रक्रिया होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होने के कारण और सामने की दूसरी प्लेट ऋणावेशित होने के कारण वह इलेक्ट्रॉन उस ऋण प्लेट की ओर नहीं जा पाता, विद्युत प्रतिकर्षण के कारण वो धन प्लेट की ओर ही रह जाता है, इसीलिए वो परिपथ पूरा नहीं हो पाता और विद्युत प्रवाह नहीं होता। तो यह लेनार्ड ने अपना विधिवत इसका व्याख्या किया और ये बताया कि क्यों धन प्लेट पर प्रकाश डालने से विद्युत विसर्जन नहीं होता। तो इस आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई और यह कहा गया कि प्रकाश के प्रभाव से धातु के पृष्ठ से या किसी पदार्थ के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी प्रकाश के प्रभाव से किसी पदार्थ के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है। तो इसी को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। और बाद में लेनार्ड और मिलिकन, देखिए हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रेक्षण, तो हर्ट्ज और लेनार्ड और साथ में मिलिकन ने भी सहयोग किया था। हर्ट्ज, लेनार्ड तथा मिलिकन, तीन वैज्ञानिकों ने इस पर और भी प्रेक्षण किया और ज्यादा व्याख्या गहराई से किया। उन्होंने भिन्न भिन्न तीव्रता की प्रकाश को लिया और भिन्न भिन्न धातुओं के प्लेटों को लिया और उस प्लेट से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा को नापा। यानी धातु से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया था, और उन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा बही थी उसको प्रकाश वैद्युत धारा कहा गया था। तो इसी आधार पर लेनार्ड और प्रेक्षण किया था, लेनार्ड और किसने, हर्ट्ज, लेनार्ड तथा मिलिकन ने अपने प्रयोगों द्वारा। इन्होंने भी एक निर्वातित नलिका लिया था और इस प्रकार से लिया था कि जो ऋण प्लेट थी यानी कैथोड के ठीक सामने क्वार्ट्ज की एक खिड़की लगा दी थी, जिससे प्रकाश के आने का रास्ता था कि उस खिड़की से प्रकाश जब गिरे तो सीधा आके ऋण प्लेट पर गिरे। तो ऋण प्लेट के सामने एक धन प्लेट रख दिया था और निर्वात नलिका, बाकी पूरा कांच की नली थी जिसके भीतर पूर्णतः निर्वात था। ऋण प्लेट के ठीक सामने क्वार्ट्ज की खिड़की थी। जब उस खिड़की से पराबैंगनी प्रकाश ऋण प्लेट पर डालते थे तो आसानी से विद्युत विसर्जन परिपथ में होने लगता था। और साथ में ऋण प्लेट को एक एमीटर से जोड़ा था और उस एमीटर को आगे एक दिक् परिवर्तक और विभव विभाजक के द्वारा कनेक्ट करके वोल्टमीटर भी लगा दिया था, विभव विभाजक से जोड़ दिया था, दिक् परिवर्तक लगाया था। तो इस प्रकार अलग अलग विभव पर उन्होंने उसमें विद्युत धारा का प्रवाह देखा, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को देखा, कितनी गति ऊर्जा रखते हैं, तीव्रता भिन्न भिन्न करने से क्या प्रभाव पड़ता है, भिन्न भिन्न आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने से क्या प्रभाव पड़ता है। उन सभी प्रभावों का अध्ययन करने के बाद
हर्ट्ज और लेनार्ड ने अपने प्रयोग में कुछ निष्कर्ष निकाले थे। तो क्या निष्कर्ष निकाला था? तो उनके प्रयोग से एक निष्कर्ष तो यह मिला था कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। उन्होंने ये बताया कि जब तीव्रता बढ़ाते हैं, आपतित प्रकाश की तीव्रता को अगर बढ़ा दिया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा भी बढ़ जाती थी उसी अनुपात में। यानी तीव्रता को दुगना कर देने पर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी दुगना हो जाता था। तो तीव्रता बढ़ाने से धारा का मान बढ़ता था। तो यानी इस आधार पर इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ रही है। भाई धारा का बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर तीव्रता पर निर्भर करती है। तो वही बात इन्होंने निष्कर्ष में बताया था कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी तीव्रता बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन की दर बढ़ेगी, अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, जिससे धारा का मान भी बढ़ जाएगा। और फिर इन्होंने ग्राफ भी खींचा, यानी विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचा था। तो यह देखा था कि जब उस ऋण प्लेट के सापेक्ष जो सामने दूसरा प्लेट लिया था, जो धन प्लेट था, अब उस धन प्लेट को भी ये ऋण विभव देना शुरू किए। यानी धन प्लेट के विभव को जब ऋण विभव कर दिया, तब क्या देखा कि एकाएक धारा का मान घट जाता है, कम हो जाता है। और फिर उस धन प्लेट वाले को, यानी सामने की एक प्लेट P1, अगर ऋण प्लेट को P1 माने, धन प्लेट को P2 माने, तो जब P1 के सापेक्ष P2 को ऋण विभव दिया जाता था तो धारा अपने अधिकतम मान से कम हो जाती थी। यानी अगर दूसरा प्लेट धन प्लेट है और पहला प्लेट ऋण प्लेट है तो उसमें धारा सुगमता से प्रवाहित होता है। तीव्रता बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है। तो धारा का मान बढ़ना मतलब उत्सर्जित प्रकाश फोटानों की दर बढ़ती है। प्रकाश फोटान का उत्सर्जन की दर बढ़ जाता है तीव्रता बढ़ने से। लेकिन ये तब होता है जब एक प्लेट धन लेते हैं, P2 प्लेट को धनात्मक रखते हैं और P1 को ऋणात्मक। इन्होंने क्या देखा, जब P2 को, यानी दूसरी प्लेट को जो धन प्लेट ली गई थी, जब P1 के सापेक्ष P2 को ऋण विभव देते हैं, P2 को ऋण विभव देते हैं, तो एकाएक धारा, जो अधिकतम धारा पहले बह रही थी, वह धारा एकाएक घट जाती। यानी जब प्लेट धनात्मक था एक प्लेट, तो आसानी से जो ऋण प्लेट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता था वो धन प्लेट पर आसानी से पहुंच जाते थे। अगर तीव्रता बढ़ाया जाए तो धारा बढ़ जाती थी। लेकिन जब दूसरी प्लेट ऋण वोल्टेज पर कर देते थे, ऋण विभव दे देते थे, तो एकाएक धारा घटती थी। उसके बाद तीव्रता बढ़ाने पर भी, भाई तीव्रता बढ़ाते थे तब भी धारा का मान नहीं बढ़ता था। क्या कारण था? भाई अगर ऋण वोल्टेज अगर धीरे धीरे P2 P1 के सापेक्ष P2 के ऋण वोल्टेज को और भी बढ़ाते चले जाए तो एक ऐसा वोल्टेज प्राप्त होता था, एक ऐसा ऋण वोल्टेज प्राप्त होता था कि जिसमें प्रकाश वैद्युत धारा परिपथ में शून्य हो जाती थी। तो उसी ऋण विभव को, वह ऋण विभव जिस पर परिपथ में बहने वाली प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती थी, उस ऋण विभव को निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव नाम दिया गया। देखिए, वह ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव अथवा संस्तब्ध विभव कहलाता है। और इस प्रयोग से क्या इन्होंने सिद्ध किया कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती। एक ही समान गतिज ऊर्जा सबकी नहीं होती। भाई जब ऋण वोल्टेज देते थे P1 के सापेक्ष P2 को जब ऋणात्मक वोल्टेज देते थे तब भी धारा शून्य नहीं हुई थी। भाई ऋणात्मक वोल्टेज कम मात्रा में जब रहता था, कम ऋणात्मक देते थे, तो उस समय कुछ धारा प्राप्त हो जाती थी, जो ये सिद्ध करती है कि उस समय अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन P2 प्लेट पर पहुंच जाते हैं। यानी कम गतिज ऊर्जा वाले तो ऋणात्मक होने पर ही वह नहीं पहुंच पाते, रुक जाते हैं। लेकिन अधिकतम गतिज ऊर्जा, जिनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा है, वह दूसरे प्लेट P2 तक पहुंचते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ धारा उसमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब ऋण वोल्टेज और बढ़ाते थे तब वहां वह अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन भी पूर्णतः रुक जाते थे, वह भी प्लेट P2 तक नहीं पहुंच पाते थे। तो जो ये सिद्ध करता है कि इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं उनकी गतिज ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती है।
और अधिकतम गतिज ऊर्जा जो ईके है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये निरोधी विभव पर निर्भर करती है। निरोधी विभव पर निर्भर करती है। एक बार निरोधी विभव के बराबर अगर वोल्टेज दे दिया जाए तब प्रकाश की तीव्रता चाहे जितना बढ़ाया जाए विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता था। ये सिद्ध करता है कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो यहां देखिए निरोधी विभव प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के, ये ई इंटू वी नॉट के बराबर है। यदि निरोधी विभव वी नॉट अप्लाई करने पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य होता है वैद्युत परिपथ में, तो यहां देखिए वी नॉट को निरोधी विभव लिखा गया और उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के, ये ई इंटू वी नॉट के बराबर होगा। यानी ई के यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। भाई तीव्रता बढ़ाने से गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती थी, लेकिन आवृत्ति जब बढ़ा देते थे तब वहां पुनः इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने लगता था, यानी परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती थी। तीव्रता बढ़ाने पर नहीं हुई, लेकिन आवृत्ति जब बढ़ा देते थे आपतित प्रकाश की तो विद्युत धारा प्रवाह शुरू हो जाता था। जो ये सिद्ध करता है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा यह आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति के बढ़ने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। इस आधार पर इन्होंने अधिकतम गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच एक ग्राफ खींचा था, जो ये सिद्ध करता है। भाई ग्राफ जब ई के और न्यू के बीच जब ग्राफ खींचा गया तो एक सरल रेखा प्राप्त हुई थी, कुछ इस तरीके से एक सरल रेखा प्राप्त हुई थी। और वह सरल रेखा जब धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे सरल रेखा को पीछे की ओर बढ़ाया गया, यानी गतिज ऊर्जा देखिए माइनस में आ रहा है, अंतःखंड काट रहा है, माइनस बी अंतःखंड काट रहा है। और जब यहां आवृत्ति न्यू नॉट के बराबर होती थी, आवृत्ति जब न्यू नॉट के बराबर होती थी उस समय उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती थी। और ज्यादा जब माइनस में हम गतिज ऊर्जा देखिए, माइनस में गतिज ऊर्जा क्या प्रदर्शित कर रहा है कि माइनस बी अंतःखंड कट रहा है, माइनस बी का अंतःखंड कट रहा है। यही जब सरल रेखा को पीछे बढ़ाया जाता था न्यू नॉट से और पीछे बढ़ाते थे तो यह वाई अक्ष पर माइनस बी के बराबर अंतःखंड काटता था। और इस रेखा की जब ढाल निकाली गई, इसकी ढलान निकाली गई, तो ढलान देखिए, इस ढलान को ए मान लिया इन्होंने। और इस सरल रेखा का जब समीकरण खींचा गया तो समीकरण यहां से प्राप्त हुआ था ई के बराबर ए न्यू माइनस बी के बराबर। यानी सरल रेखा का इन्होंने समीकरण खींचा तो y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप का यहां समीकरण प्राप्त हुआ। सरल रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहां सी y अक्ष पर कटा अंतःखंड होता था। तो यहां इस रेखा को पीछे बढ़ाने पर y अक्ष पर माइनस बी अंतःखंड कट रहा था, इसलिए यहां माइनस बी अंतःखंड लिख दिया। और साथ में ई के गतिज ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच ग्राफ है, तो यहां ई के बराबर ए न्यू माइनस बी के रूप में इस सरल रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ था। और प्रयोगों द्वारा यह देखा गया, भाई इसी तरीके से जब दो प्लेटें ली, अलग अलग धातु की प्लेटें ली, तो दोनों प्लेटों के लिए ई के और न्यू के बीच जब ग्राफ खींचा गया तो दोनों प्लेटों के बीच यह ग्राफ सरल रेखा ही मिला था। और दोनों ग्राफों में तुलना किया तो ये देखा दोनों ग्राफ की ढलान जो है वो समान थी। यानी वहां अंतःखंड और आवृत्ति जो न्यू नॉट थी, ये मान तो बदल जाते थे, न्यू नॉट और माइनस बी के मान परिवर्तित होते थे अलग अलग धातुओं के लिए, लेकिन रेखाएं परस्पर समांतर प्राप्त हुई थी, जो ये सिद्ध करती थी कि ढलान रेखा में समान होगी। चाहे जिस धातु के लिए लिया जाए, अलग अलग धातु की प्लेटें प्रयुक्त करने पर भी वहां ढलान समान आती थी। यानी ए को इन्होंने कहा कि एक सार्वत्रिक नियतांक है, ए का मान सार्वत्रिक नियतांक है, सभी धातुओं के लिए कांस्टेंट रहेगा। और इसी ग्राफ के द्वारा इन्हें ये दो परिभाषाएं मालूम चली थी कि एक आवृत्ति का एक न्यूनतम मान ऐसा भी है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का एक ऐसा भी न्यूनतम मान प्राप्त होता है कि उस न्यूनतम मान से अगर कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जाए तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो यहां देखिए न्यू नॉट के बराबर अगर आवृत्ति कर दिया जाए आपतित प्रकाश का तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो होगा, लेकिन गतिज ऊर्जा उस समय शून्य हो जाएगी।
गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। और इससे कम आवृत्ति अगर किया जा रहा है तो इससे कम आवृत्ति होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होगा। तो इस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा गया था। यानी देहली आवृत्ति क्या है? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, देहली आवृत्ति कहलाता है। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, देहली आवृत्ति कहलाता है। और देहली आवृत्ति को न्यू नॉट कहा गया, जो कि यहाँ न्यू नॉट एक न्यूनतम आवृत्ति के न्यूनतम मान को यहाँ ग्राफ में प्रदर्शित किया गया था। अब इसी देहली आवृत्ति के संगत जो तरंगदैर्ध्य होता था, भाई देहली आवृत्ति के संगत तरंगदैर्ध्य को देहली तरंगदैर्ध्य कहा गया। तो हम जानते हैं आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते। अगर न्यूनतम आवृत्ति है तो अधिकतम तरंगदैर्ध्य कहा जाएगा। देहली तरंगदैर्ध्य को अगर परिभाषित करना है तो हम कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य, आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य कि जिससे अधिक तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ना कर सके। तो आपतित प्रकाश का वह दीर्घतम या वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जिससे अधिक तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश उस धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ना कर सके, देहली तरंगदैर्ध्य कहलाता है। देहली तरंगदैर्ध्य को लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं और लैम्डा नॉट ये सी बटा न्यू नॉट के बराबर होगा। जैसा कि हमें मालूम है लैम्डा बराबर सी बाई न्यू, तो यहां न्यू नॉट को देहली आवृत्ति कहा गया और देहली तरंगदैर्ध्य को लैम्डा नॉट लिखा गया। लैम्डा नॉट बराबर सी बटा न्यू नॉट। तो यह फार्मूला देहली तरंगदैर्ध्य का भी प्राप्त हो गया। तो देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्ध्य ये दोनों परिभाषाएं भी डायरेक्ट पूछी जाती है परीक्षा में। तो हम पुनः एक बार दोबारा बता रहे हैं कि आपतित प्रकाश का वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, देहली आवृत्ति कहलाता है। और देहली तरंगदैर्ध्य को परिभाषित करना है तो आपतित प्रकाश का वह दीर्घतम तरंगदैर्ध्य जिससे अधिक तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ना कर सके, देहली तरंगदैर्ध्य कहलाता है। और जो समीकरण प्राप्त हुआ था इस रेखा का E के बराबर ए न्यू माइनस बी, यह समीकरण प्राप्त हुआ और इस समीकरण के माध्यम से यह मालूम चला कि इसमें ए जो है वो सार्वत्रिक नियतांक है। न्यू का गुणांक ए है, यानी ए y बराबर एम एक्स प्लस सी वाले रेखा के समीकरण से अगर इसकी तुलना किया जाए, भाई रेखा का समीकरण क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो यहां यम क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये रेखा की ढाल को प्रदर्शित कर रहा है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें न्यू का जो गुणांक ए है वो उस ढलान को प्रदर्शित करता है। यहां ढलान को ए कहा गया है। जो सरल रेखा प्राप्त हुई थी उसकी ढलान ए है। और साथ में अंतःखंड यहां देखिए इसमें सी क्या है, वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, तो ये रेखा वाई अक्ष पर माइनस बी के बराबर अंतःखंड काट रही है, यानी सी को माइनस बी के तुल्य कहा गया। और यहां y के रूप में था और इसमें E के गति ऊर्जा y अक्ष पर गति ऊर्जा E के लिया गया है, x अक्ष पर आवृत्ति न्यू ली गई है। इनके बीच ग्राफ खींचा गया, सरल रेखा मिली, तो इस रेखा का समीकरण E के बराबर ए न्यू माइनस बी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें जब कंडीशन ले लिया गया कि जब न्यू की वैल्यू न्यू नॉट के बराबर कर दी जाती थी, तो यहां ग्राफ से क्या दिखाई दे रहा है, न्यू नॉट पर E के का मान 0 है, यानी न्यू नॉट ये x अक्ष पर पड़ रहा है, यहां पर x अक्ष पर न्यू नॉट, तो यहां देखिए x अक्ष पर क्या है, E के की वैल्यू बिल्कुल 0 कही जा सकती है। तो वही कंडीशन यहां लगाया गया कि जब न्यू बराबर न्यू नॉट था तो उस समय E के बराबर 0। अब इस कंडीशन को इसमें अगर रख दिया जाए तो देखिए E के 0 कब होता है, E के 0 जब न्यू को हम न्यू नॉट रख दे, तो ए न्यू नॉट माइनस बी ये 0 के बराबर, और यहां से पक्षांतर करें तो b बराबर ए न्यू नॉट के बराबर है। तो b बराबर ए न्यू नॉट क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये कार्यफलन को प्रदर्शित कर रहा है कि अगर इससे कम ऊर्जा, आपतित प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा अगर इससे कम है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो सकता। ये प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा है बी। बी उस प्लेट के या उस पृष्ठ के,
उस पदार्थ के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा B है, जिसको कार्यफलन कहते हैं। तो यहां से कार्यफलन की भी परिभाषा मिलती है। कार्यफलन क्या है कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा, आपतित प्रकाश फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक है। किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम उस धातु के पृष्ठ का या उस प्लेट का कार्यफलन कहते हैं। तो कार्यफलन जो होता है वो सभी धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन अलग अलग होगा। तो कार्यफलन भिन्न भिन्न सभी धातुओं के लिए होता है। तो ये कार्यफलन क्या है कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है, और यह ऊर्जा सभी धातुओं के लिए भिन्न भिन्न है। तो इस प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि E के बराबर A न्यू माइनस B, यानी गतिज ऊर्जा कुछ इस रूप में प्राप्त हुई, और इसमें A को सार्वत्रिक नियतांक कहा गया, और B माइनस B जो है यहां मिल रहा है, ये B क्या बता रहा है, कार्यफलन, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है आपतित प्रकाश की, प्रोटॉन की, और E के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है। अब देखिए, इन प्रयोगों के आधार पर लेनार्ड ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम दिए थे। लेनार्ड तथा मिल्कर ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के कुछ नियम प्रस्तुत किए थे, यानी जितने भी प्रयोग किए गए, जो निष्कर्ष मिले, उन निष्कर्षों के आधार पर यहां 5 बातें इन्होंने इस नियम में शामिल किया, जो कि पीछे प्रयोगों से भी जुड़ी हुई है। देखिए, पहला इन्होंने क्या कहा, पहला इसने बताया था लेनार्ड तथा मिल्कर ने कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो प्रकाश आपतित कराया जा रहा है धातु के पृष्ठ पर, उसकी तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर। प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी तीव्रता बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ती जाएगी। और दूसरे नियम में क्या बताया कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की, यानी धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। फिर तीव्रता पर क्या निर्भर करता है, केवल प्रकाश के उत्सर्जन की दर, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर ये तीव्रता पर निर्भर करती है। उस इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। और तीसरे बात में इन्होंने क्या बताया कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है, अनुक्रमानुपाती नहीं बताया इन्होंने। सीधा ये कहा कि आवृत्ति अगर आपतित प्रकाश की बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो यहां से ग्राफ से क्या मिला था, रेखीय रूप से बढ़ रही है, ये सरल रेखीय रूप से बढ़ रही है। अनुक्रमानुपाती डायरेक्ट नहीं कहा गया, बल्कि यहां कहा कि आवृत्ति के बढ़ने पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और चौथी बात इन्होंने क्या बताया प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम में, तो चौथा पॉइंट ये बताया कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है तो उस धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो सकता। यानी यदि न्यू लेस देन न्यू नॉट, तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। तो अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति के न्यूनतम मान से अगर कम है तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो सकता। और पांचवें बात में इन्होंने बताया कि प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही, प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगते हैं। यानी ज्यों ही प्रकाश गिरता है त्यों ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यानी प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती,
समय नहीं लगता, जैसे ही प्रकाश गिरा पृष्ठ पर तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। तो यह 5 बातें इन्होंने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम में शामिल किया। इन्हीं को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम कहते हैं। अब कुछ तरंग सिद्धांत की विफलता थी। क्या विफलता थी? तो तरंग सिद्धांत कहां विफल हुआ? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना क्यों नहीं दिखा पाया? तो सबसे पहली बात तो यही विफलता है कि भाई तरंग, अगर प्रकाश तरंग के रूप में माना जाए कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है, तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो आयाम के अनुक्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी आयाम पर उसकी निर्भरता है। अगर प्रकाश तरंग के रूप में माना जाए कि प्रकाश का जो रूप है वो तरंग रूप है, तो तीव्रता बढ़ने पर उसका आयाम बढ़ना चाहिए, और अगर आयाम बढ़ रहा है तो ऊर्जा बढ़नी चाहिए। आपतित प्रकाश के, जो प्रकाश गिर रहा है उसकी ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, और अधिक ऊर्जा जब किसी धातु के पृष्ठ पर गिरेगा तो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी अधिक होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था। पीछे जितने भी प्रयोग किए गए उन प्रयोग में इसके विपरीत परिणाम प्राप्त हुआ। इसके विपरीत क्या परिणाम प्राप्त हुआ? तो यह परिणाम प्राप्त हुआ कि जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर ही नहीं करती। लेकिन अगर तरंग रूप में माना जाए कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है तो निश्चित ही आवृत्ति बढ़ने पर आयाम बढ़ता है। आयाम बढ़ने से आपतित प्रकाश की ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, जिससे उत्सर्जित प्रकाश फोटॉन की गतिज ऊर्जा भी अधिक होनी चाहिए, परंतु ऐसा प्रयोगों द्वारा नहीं प्राप्त हुआ। इसके विपरीत परिणाम मिला, जो कि यह कह सकते हैं कि यह तरंग सिद्धांत की विफलता को प्रदर्शित करता है। और दूसरी विफलता क्या थी? भाई दूसरी विफलता यह थी कि अगर प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, अगर प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो एक उपयुक्त आवृत्ति का, एक उपयुक्त तीव्रता का प्रकाश अगर डाल दिया जाए तो उतनी ऊर्जा उस पृष्ठ को मिल जाएगी कि आसानी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होना चाहिए। भाई आवृत्ति कुछ भी हो, आवृत्ति पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। अगर प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, यदि प्रकाश का प्रकृति तरंग है, तो वहां आवृत्ति कुछ भी हो, एक उपयुक्त तीव्रता का प्रकाश जो कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा को दे सके, उतनी तीव्रता का प्रकाश अगर डाला जाए तो अवश्य ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए। परंतु इन प्रयोगों द्वारा इसके विपरीत परिणाम प्राप्त हुआ। भाई विपरीत परिणाम यह प्राप्त हुआ कि वहां तीव्रता पर निर्भरता नहीं थी, बल्कि एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही नहीं होता था। तो प्रकाश का उत्सर्जन एक न्यूनतम आवृत्ति पर निर्भर करता था। उससे कम आवृत्ति वाले प्रकाश का उत्सर्जन, उससे कम आवृत्ति का प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर पाता था, जो कि तरंग सिद्धांत की विफलता को प्रदर्शित करता है कि यहां भी तरंग सिद्धांत विफल हो गया। इसकी भी पुष्टि नहीं कर पाया। तरंग रूप मानकर हम यह चीज नहीं बता सकते हैं। अब देखिए तीसरी विफलता क्या थी? तो तीसरी विफलता यह थी कि यदि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है तो प्रकाश जिस धातु के पृष्ठ या जिस पदार्थ के पृष्ठ पर धातु गिरता है तो उसमें जितना भाग प्रकाशित क्षेत्रफल जितना है, उन सभी क्षेत्रफलों पर जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, सभी इलेक्ट्रॉनों को समान ऊर्जा मिलना चाहिए। भाई प्रकाशित क्षेत्रफल जितना है उन सब पर समान ऊर्जा प्रकाश की मिलनी चाहिए, और जब समान ऊर्जा मिल रही है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में समय पश्चता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा स्टोर करने में कुछ समय लग जाएगा। तो यदि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता तो प्रकाशित क्षेत्रफल में जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते उस पृष्ठ में, उन सभी इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से ऊर्जा मिलती, जिससे उनके उत्सर्जन में समय पश्चता होना जरूरी है। यानी प्रकाशित क्षेत्रफल में सभी इलेक्ट्रॉनों को समान ऊर्जा मिलने से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में समय पश्चता होनी चाहिए, लेकिन प्रयोग में इसके विपरीत परिणाम प्राप्त हुआ। प्रयोग में तो यह देखा गया कि जो ही प्रकाश गिरता है तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, उसमें समय पश्चता होती ही नहीं है, जैसा कि यहां प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम में बताया जा चुका है 5वां नियम में कि जैसे ही प्रकाश गिरता है तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। समय पश्चता प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन होने में नहीं होती है, लेकिन अगर तरंग रूप माना जाए तो ये
होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऊर्जा समान रूप से सभी प्रकाशित क्षेत्रफल में बराबर बराबर वितरित होना चाहिए, जिससे उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा तुरंत नहीं मिल पाएगा, उसको स्टोर होने में समय लग जाएगा। तो इसलिए यह भी तरंग सिद्धांत की विफलता को प्रदर्शित करता है। तो इन सभी प्रयोगों के आधार पर यहां यह मालूम चल रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना हम तरंग सिद्धांत पर नहीं बता सकते, हम उसको केवल और केवल प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा हम उसको पुष्टि कर पाएंगे, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इसी आधार पर सन 1905 में आइंस्टीन ने एक प्रकाश वैद्युत समीकरण प्रदर्शित किया था। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर उन्होंने यह कहा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में जलता है, जिसमें प्रत्येक पैकेट को फोटान या क्वांटा कहते हैं, और एक फोटान में ऊर्जा h न्यू के बराबर होती है, जहां h को प्लांक नियतांक और न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। यानी प्रकाश फोटान की आवृत्ति को न्यू कहा इन्होंने, और यह कहा कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, और जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर गिरता है तो उस फोटान की ऊर्जा को उस पृष्ठ का कोई एक इलेक्ट्रॉन ही उसको एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। यानी वह ऊर्जा समान रूप से वितरित नहीं होती है, कोई एक इलेक्ट्रॉन उस पृष्ठ पर जो मौजूद है, कोई एक इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करता है और उस ऊर्जा को अवशोषित करके और फिर वह उत्सर्जित होता है। इस आधार पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की चूंकि गतिज ऊर्जाएं भिन्न भिन्न थी, तो गतिज ऊर्जा भिन्न भिन्न कैसे होती है? भाई प्रकाश के फोटान की ऊर्जा तो फिक्स है h न्यू, तो किस प्रकार से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भिन्न भिन्न गतिज ऊर्जा थी? तो उसको भी इन्होंने समझाया कि सभी इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से ही उत्सर्जित नहीं होते, जो इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से उत्सर्जित होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। भाई इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से निकलने में एक न्यूनतम ऊर्जा खर्च करेगा, दे करके निकलेगा, जिसको कि कार्यफलन कहते हैं। तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। तो कार्यफलन तो सबके लिए व्यय होगा, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो पृष्ठ के भीतर से उत्सर्जित हो रहे हैं, वो पृष्ठ के भीतर से पृष्ठ तक आने में परमाणुओं से टक्कर करेंगे, यानी ऊपर से नीचे से ऊपर पृष्ठ तक आने में कुछ ऊर्जा वो व्यय कर देते हैं, जिसके कारण जब उनका उत्सर्जन होता है तो उनकी गतिज ऊर्जा पृष्ठ वाले इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा से कम होती है। इन्होंने ये बताया कि जो ऊर्जा आपतित फोटान द्वारा पृष्ठ को मिलता है, या पृष्ठ का कोई इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा ग्रहण करता है, वो ऊर्जा दो भागों में खर्च होती है। कुछ ऊर्जा पृष्ठ से उत्सर्जन में व्यय होती है और शेष ऊर्जा जो बचती है वह उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो इस आधार पर इन्होंने एक समीकरण प्रदर्शित किया था। तो आइए देखते हैं क्या है समीकरण, कि आपतित प्रकाश में जो ऊर्जा फोटान की होती है उसको h न्यू कहा था, और h न्यू को दो भागों में व्यय किया। इसका एक भाग उसको उत्सर्जित करने के लिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा यानी W, जिसको कि कार्यफलन कहते हैं, कार्यफलन के रूप में, और शेष उसको गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, EK गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाती है। तो फोटान की ऊर्जा दो भागों में व्यय होती है, और इसी को इन्होंने सॉल्व किया। तो इस तरीके से EK की वैल्यू निकाला गया, EK बराबर यहां से मिल गया h न्यू माइनस W, ये मिल गया। अब जैसा कि मालूम है कि एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति वाला प्रकाश उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर सकता है। उस आवृत्ति को हम न्यू नॉट से लिखते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं। अब अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू नॉट के बराबर है तो वहां धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, लेकिन उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा शून्य होगी। तो ऐसे स्थिति में हम जानते हैं कि कार्यफलन W जो है वो h न्यू नॉट के बराबर है, h न्यू नॉट, जहां न्यू नॉट दहली आवृत्ति है। तो W की वैल्यू अगर इसमें रख दिया जाए तो यहां से हमको मिल जाएगा E के बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट, या इसी को हम लिख सकते हैं, h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन लेंगे तो यहां न्यू माइनस न्यू नॉट के रूप में इसको दिखाया जा सकता है।
अब यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान m हो, यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान m हो और उसका अधिकतम वेग v मैक्सिमम हो, यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग v मैक्सिमम हो, तब E के बराबर लिखा जा सकता है 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग अगर v मैक्सिमम है तो अधिकतम गतिज ऊर्जा E के 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। अब यहां से देखिए इसकी वैल्यू रख दीजिए, यहां हमको मिल जाएगा हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर, ये बराबर होगा h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये प्राप्त हो जाएगा। इसी समीकरण को आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। तो यही समीकरण आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाया और इस समीकरण के आधार पर हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। अब यह समीकरण जो 5 नियम प्राप्त हुए थे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के, उन 5 नियमों की व्याख्या करता है। अब इसमें देखिए, इसमें तीव्रता पर कहीं निर्भरता नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, यह आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। वो सभी बातें जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम में 5 बातें बताई गई, यह समीकरण उस सभी नियमों की व्याख्या सफलतापूर्वक करता है। तो यहां देखिए, न्यू का मान अगर बढ़ाएंगे तो निश्चित ही ईके की वैल्यू यानी हाफ एम बी मैक्सिमम जो होगा ये बढ़ जाएगा। गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी जब न्यू की वैल्यू बढ़ाएंगे। और यहां से न्यू की वैल्यू अगर हम न्यू नॉट के बराबर कर दें, न्यू की वैल्यू न्यू नॉट के बराबर कर दें तो अधिकतम गतिज ऊर्जा 0 भी प्राप्त हो जाएगी। और यदि इसमें हम आपतित प्रकाश, हम अगर कहें कि आप प्रकाश के पृष्ठ पर गिरने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच समय पश्चता नहीं होती, यहां समय नहीं लगेगा, कोई समय पश्चता नहीं, यानी 5 उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या इससे सफलतापूर्वक किया जा सकता है। और इसकी तुलना जब समीकरण से किया गया, जो समीकरण पीछे प्राप्त हुआ था हमको, उस समीकरण से E के बराबर मिला था A न्यू माइनस बी। तो इससे जब तुलना किया गया समीकरण का तो हमें मालूम चला कि पीछे जो समीकरण में A वैल्यू मिला था इसको सार्वत्रिक कांस्टेंट कहा गया था। तो वही चीज आइंस्टीन ने बताया कि वह सार्वत्रिक कांस्टेंट H है, प्लांक नियतांक उसको कहा। और जो यहाँ B मिला था जिसको कार्यफलन कहा गया था वो W से लिखा गया। तो प्रयोगों द्वारा जो हमको समीकरण प्राप्त हुए थे उससे काफी यह समानता रखता है, यानी सभी प्रयोगों की यह इस समीकरण द्वारा पुष्टि की जा सकती है। तो इस प्रकार आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया था कि प्रकाश जब पृष्ठ पर गिरता है तो एक फोटॉन, कोई एक इलेक्ट्रॉन पृष्ठ का एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। यानी एक फोटॉन के द्वारा, एक फोटॉन गिरने पर एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जितना फोटॉन गिरेगा उतना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि यहां ऊर्जा विभिन्न प्रक्रमों में भी खर्च होती है। भाई सभी इलेक्ट्रॉन पृष्ठ पर ही मौजूद नहीं होते, कुछ नीचे भी मौजूद होते हैं। तो इसलिए जितने फोटॉन गिरेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, यह कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अन्य प्रक्रमों में भी कुछ ऊर्जा व्यय हो जाती है। इसलिए यह कह सकते हैं कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। लेकिन जो आपतित फोटॉनों की संख्या है और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इनका मान बराबर नहीं होगा। आपतित फोटॉन अधिक होंगे, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो अनुपात होगा वो उसकी तुलना में कम होगा। तो इस प्रकार इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या इस प्रकाश वैद्युत समीकरण द्वारा विस्तृत रूप से की जा सकती है। और इसका मिलिकर ने अपने प्रयोग द्वारा बाद में परीक्षा भी लिया, इसका परीक्षण भी किया और यह सही पाया कि हाँ, प्रयोगों द्वारा पुष्टि इस समीकरण से
हो रही है। सभी प्रयोगों के नियमों की ये पुष्टि कर रहा है और इसी कारण आइंस्टीन को 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो इस आधार पर यह व्याख्या हो जाती है। अब आइए देखते हैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति के साथ निरोधी विभव का विचरण कैसे होता है। भाई आपतित प्रकाश की आवृत्ति से निरोधी विभव के मान में भी परिवर्तन होता है। जैसा कि हम जानते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं, E के बराबर EV0, यानी जो अधिकतम प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है वह निरोधी विभव पर भी निर्भर करती है। तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से अगर कहा जाए तो देखिए आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के समीकरण से क्या मिलेगा, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार जो समीकरण मिला वहां से हम लिख सकते हैं E के बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ये मिला था, यहां दिखाया गया E के बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट। और पीछे हम ये जानते हैं तथा कि निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक सकता है। जितना भी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करता है निरोधी विभव। तो निरोधी विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक सकता है, यानी E के बराबर EV0, ये मिल गया। तो अब इन दोनों समीकरणों से अगर तुलना किया जाए तो यहां से हमको EV0 बराबर मिल जाएगा, EV0 बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ये मिल जाएगा। E से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो यहां देखिए V0 बराबर क्या मिलेगा, h अपॉन E इंटू न्यू माइनस h अपॉन E इंटू न्यू नॉट, ये प्राप्त हो रहा है। तो निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच यहां एक संबंध मिल रहा है और इस संबंध के आधार पर जब ग्राफ खींचा गया तो यहां भी ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त हुई है, जिसमें सरल रेखा की जो ढाल है देखिए h/e को प्रदर्शित कर रही है। सरल रेखा की ढाल h/e को प्रदर्शित कर रही है और इसमें V0 जो है वो आवृत्ति न्यू पर निर्भर कर रहा है। देखिए आवृत्ति जब यहां न्यू नॉट है तो उस समय आवृत्ति न्यू नॉट, यहां देखिए इस पर क्या लिया गया है, ये आवृत्ति है और ये निरोधी विभव इस पर लिया गया है, निरोधी विभव V0। आपतित प्रकाश की आवृत्ति के साथ निरोधी विभव का एक विचरण दिखाया गया है और इस आधार पर हमको यह समीकरण मिला। और इस समीकरण से अगर हम ढलान निकालें h/e जो आया है ढलान, तो यहां से क्या मिल जाएगा, देखिए h/e बराबर ढलान को हम tan थीटा कह सकते हैं, प्रवणता होता है रेखा की। और tan थीटा यहां देखिए एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसमें कोण थीटा है, तो इसमें लंब होगा BC, आधार होगा AC, तो इसको हम लिख सकते हैं BC बटा AC। या E के मान से अगर गुणा कर दे तो यहां H बराबर BC बटा AC इंटू E, जहां E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉनीय आवेश कह सकते हैं, और BC AC के अनुपात यहां से ज्ञात करके E का मान फिक्स होता है 1.6 इन मानों की सहायता से हम प्लांक नियतांक H के मान की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार सफलतापूर्वक प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा की गई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।